हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता पीजी सर। आज मैं जो जनवरी अटेम्प है आईआईटी में इसका अप्रैल अटेम्प 4 तारीख का 4 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट उसका टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूँ फिजिक्स का। ठीक है, इसमें कुछ एनटीए ने जो आंसर की दिए उसमें एक या दो क्वेश्चन में कुछ चेंजेस भी हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो वो अपन डिस्कस करेंगे जब आएंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस ए बी पोर्शन के कारण, राइट, ये जो ए से बी तक का पोर्शन है, ठीक है, 1/4 रिंग है ये, और इस 1/4 रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पे दे रखा है, जबकि 1/4 रिंग के कारण ए बी वाले पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा अपॉन आर इंटू √2, और इसकी वैल्यू मुझे ई के बराबर दे रखी है, और हाफ रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे एबीसी पार्ट के कारण। तो एबीसी पार्ट हाफ रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर। इससे आंसर निकालेंगे। तो पहले वाले का √2 टाइम्स है ना, तो अपना आंसर आ गया ई इंटू √2। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ई√2, 4 ऑप्शन में देख लो, पहला आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें हमें मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है। हमारे पास यहाँ एक कॉन्वेक्स मिरर है और एक प्लेन मिरर है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा इसमें। मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। प्लेन मिरर की इस सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं +30, और इस ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस अपन को दे रखी है -30। अब ये मिरर फॉर्मूले में दोनों वैल्यू रखकर v निकाल लेंगे, इमेज कहाँ बनेगी। मिरर फॉर्मूला अपना क्या है, 1/v 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इससे v आ रहा है +15, v की वैल्यू +15 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी मिरर के पीछे, तो यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जाएगी। अब देखो, यह इस ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर इमेज वहां बना रहा है, वर्चुअल इमेज, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास एक और प्लेन मिरर है जो इंडिपेंडेंट इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसी जगह बनाता है जहां पर कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। तो डेफिनेटली मिरर हमें कहाँ रखना पड़ेगा, दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ रखना होगा सेकंड मिरर, प्लेन मिरर। अब हम ये जानते हैं प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो ये डिस्टेंस जैसे x, तो ये इमेज की डिस्टेंस भी x ही होगी ना, तभी दोनों इमेजेस कॉन्साइड होगी, इमेज की डिस्टेंस भी x। तो पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन 30 + 15 है, और यहाँ x + x 2x है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2x = 30 + 15। अब इससे x निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 45/2, 22.5। तो x की वैल्यू 22.5 आई, और हमें क्वेश्चन में इन दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन निकालना है। तो दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन क्या होगा, दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन का मतलब हमें यह कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस, और ये हो जाएगी 30 - x, तो 30 - x 7.5 आ गया, तो 7.5 अपना आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें इसका लीस्ट काउंट निकालना है। वर्नियर कैलिपर जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में इसका लीस्ट काउंट निकालना है। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है मेन स्केल के 300 डिवीजन 15 सेंटीमीटर में आते हैं। एमएस का मतलब है मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ, और 25 वर्नियर स्केल
वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ ये है और 25 डिवीजन इतनी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं जितने में 24 डिवीजन आते हैं। नाउ इससे लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रखकर आंसर निकाल लेंगे। देखो यहां से मेन स्केल का एक डिवीजन कितना आया हमारे पास, 15/300 सेंटीमीटर में आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर आ गया। मेन स्केल का एक डिवीजन इसके बराबर है, तो अब यहां से मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ यहां रखोगे तो वर्नियर आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MS1 माइनस वर्नियर स्केल किसके बराबर है, 24/25, तो ये आ जाएगा MS/25। अब MS की वैल्यू 1/20 है, तो यहां अपना आंसर क्या आया, 20 × 25, और ये अपना आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है। और क्वेश्चन में अपन को आंसर किस यूनिट में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो अपना आंसर 1/100 500 सेंटीमीटर होगा। अब इसको अपन को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.002 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर अपना सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक कंसेप्ट वर्नियर कैलिपर का जो जनरली पूछा जाता है लीस्ट काउंट निकालने का, उस पर आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ प्लेट कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम। देखो बोर्ड्स मॉडल में हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, NH/2π, और n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, 2π भी डायमेंशन, तो L और H की डायमेंशन बराबर होगी, और यही स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 1 डायमेंशन ऑफ प्लेन कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम आर सेम, तो ये तो ट्रू हो गया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट, इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ प्लेन कांस्टेंट। देखो इंटीजर मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, h का नहीं होता, h/2π का होता है, जबकि इसने लिखा है इंटीजर मल्टीपल ऑफ h, इसको लिखना था h/2π, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सेकंड स्टेटमेंट अपना फॉल्स हो गया। अब इसमें आंसर चेक कर लो कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, तो सेकंड आंसर अपना सही हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास दो पोलराइजर है आइडेंटिकल, P1 एंड P2, ठीक है, और यहां पर जो लाइट इंसिडेंट होगी ना, अनपोलराइज लाइट, या अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी, इन दोनों पोलराइजर से पास होने के बाद यहां जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी 0 दे रखी है। ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने मान लिया पहले की ट्रांसमिशन एक्सेस ये है, तो दूसरे की ट्रांसमिशन एक्सेस ये इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जब दोनों की ट्रांसमिशन एक्सेस परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ जो लाइट इमर्ज होगी ना, उसकी इंटेंसिटी 0 होगी, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट किया है, हमने एक तीसरा पोलराइजर और रख दिया दोनों के बीच में, तीसरा पोलराइजर और रख दिया, और तीसरे पोलराइजर को कैसे रखा है, थर्ड पोलराइजर इज इंसर्टेड इन बिटवीन P1 एट पर्टिकुलर एंगल बिटवीन P2 एंड P3। तो ये P2 पोलराइजर है और ये P3 पोलराइजर है, तो दोनों की ट्रांसमिशन एक्सेस में कितना एंगल हो वो हमें निकालना है। तो मान लेते हैं थीटा एंगल हो, तो इस तीसरे की पोलराइजर ट्रांसमिशन एक्सेस ये मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये थीटा की क्या वैल्यू निकालनी है, द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑल द थ्री पोलराइजर, मतलब अब इस कंडीशन में तीनों पोलराइजर की प्रेजेंस में यहां से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, ये हमें निकालना है। अब देखो इसको निकालने के लिए यहां इंटेंसिटी I0 कंसीडर कर लूं, ओरिजिनल इंटेंसिटी,
ठीक है। तो पहले पोलराइजर से बाहर क्रॉस होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू होगी, आधी हो जाएगी, आधी को ये पोलराइजर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ जो लाइट गिरेगी, यहाँ इस थर्ड वाले पोलराइजर से जब बाहर लाइट निकलेगी तो इसकी इंटेंसिटी I3 क्या होगी, I1 ये वाली इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा यहाँ पर कौन सा लेंगे, इसकी ट्रांसमिशन एक्सेस और इसकी ट्रांसमिशन बी एक्सेस के बीच का एंगल, वो 90 माइनस थीटा है। तो अपना फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो अब थर्ड नंबर के पोलराइजर से पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी यह है। अब यहाँ मतलब यहाँ लाइट जो आएगी उसकी इंटेंसिटी I1, यहाँ से इससे बाहर आएगी उसकी I3, और फाइनली जो लाइट बाहर आएगी अब उसकी इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, I2 I3। अब देखो यहाँ जो लाइट आ रही है उसकी ट्रांसमिशन एक्सेस इसके पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ट्रांसमिशन एक्सेस दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। नाउ अब I3 की वैल्यू यहां से उठाकर इसमें रख दूं, इसको तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, तो क्या आ जाएगा I1, ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें ये बताना है कि I2 मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए। तो देखो इसको दो जगह थीटा आ रहा है ना, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा लिख सकता हूं। अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए ना, तो थीटा 45 डिग्री हमारा ये आंसर है। तो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देख लो π/4 सेकेंड आंसर। तो ये अपना आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो ये हमारे पास तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और C1 वाले कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है। तो हम ये जानते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद C1 का कैपेसिटेंस K टाइम हो जाएगा, और K की वैल्यू मुझे 4 दे रखी है, C की वैल्यू 5। तो C1 कैपेसिटेंस तो 20 हो गया, C2 5 ही रहेगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है और इसमें भी नहीं भरा है, तो तीनों। अब इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों सीरीज में है, और इनका इक्विवेलेंट C3 के साथ पैरेलल में है, सॉरी पैरेलल में है। तो अब आंसर क्या होगा, सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो नाउ आंसर क्या होगा, A और B का इक्विवेलेंट, ये तो हमने C1 और C2 सीरीज में उनका इक्विवेलेंट निकाला। अब इनका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में तो सिंपल एडिशन कर देते हैं ना, तो इसमें 5 ऐड कर दूं, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 9 आ रहा है, ये अपना आंसर देख लो, 9 ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये अभी शिफ्ट 1 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर एक सिलेंडर है और सिलेंडर को हमने इस तरह से रख दिया सरफेस पर, नीचे वाली सरफेस को फिक्स कर दिया, ऊपर वाली सरफेस पर ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने से इसमें शेयर होगा, शेयर का एंगल कितना होगा हमें ये निकालना है। तो देखो शेयर कैसे होगा, जब हम ऊपर वाली फोर्स सरफेस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरह से डिवेट होगा सिलेंडर, तो ये एंगल हमें निकालना है, थीटा कितना होगा। और इस थीटा को हम शियर स्ट्रेन भी कहते हैं। थीटा का मतलब क्या है, और यही हमें कैलकुलेट करना है शियर स्ट्रेन कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब शियर स्ट्रेन निकालने के लिए देखो अभी स्ट्रेस निकाले, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और हम एरिया उसका लेते हैं जिस पर फोर्स लगाया। हमने यहाँ टॉप सरफेस पर फोर्स लगाया ना, और सिलेंडर की टॉप सरफेस डिस्क का एरिया होगा πr², तो πr² लिख देंगे। अब ये स्ट्रेस आ गई, और ये हमें दे रखा है शियर एलास्टिसिटी।
तो शियर इलास्टिसिटी को नीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करूं तो ये सिग्मा अपॉन थीटा होता है। अब इसमें वैल्यू रखकर हमें आंसर निकालना है, मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा किसके बराबर हो गया, सिग्मा अपॉन नीटा। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा की वैल्यू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। चलो तो रखें वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 की पावर 5 पाई, और रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब ये स्ट्रेस तो लिख दिया, अब नीटा से डिवाइड करना है, नीटा 10 की पावर 10 दे रखा है, बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। अब देखो यहाँ 10 की पावर 6 बची ना नीचे, और 5 ही है, तो एक पावर 10 जीरो नीचे है, और 4 का स्क्वायर 16, तो नीचे 160 इंटू पाई हो गया, तो यह इसका आंसर, ये इसका आंसर 160 पाई, फर्स्ट आंसर इसका होगा। आसान क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स केटीजी के चैप्टर से। देखिए अब सबसे पहले आइसोबेरिक प्रोसेस हमें दिया है। आइसोबेरिक वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसमें ना इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है, ना वर्क डन जीरो होता है, तो इसका आंसर तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा। तो ये तो फोर्थ वाले का आंसर है ए, है ना, तो ए का तो फोर्थ आंसर होगा हमारा। अब वैसे हमें ना इसमें चेक कर लें, ए का फोर्थ आंसर 3 ऑप्शन में तो अभी काम नहीं चलेगा हमारा, एक ही गलत हो गया कि फर्स्ट आंसर तो हो नहीं सकता। अब सेकंड पे आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वर्क जीरो होगा, और वर्क जीरो अगर है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा, वर्क जीरो होने पर हीट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगी, और हीट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें ऑप्शन में है ना, तो ये बी का आंसर हो गया, सेकंड आंसर ये। अब सेकंड ऑप्शन किस में, बी में, इसमें ये एक में ही बस, तो बस हमारा ये सेकंड आंसर हो गया, इसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस का थर्ड, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हीट और वर्क बराबर है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये अपना आंसर इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमारे पास n आइडेंटिकल बल्ब हैं, हर बल्ब का रेजिस्टेंस अगर हम R मान लें तो अभी पावर कितनी है, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब हमने सारे बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में R इक्वलेंट क्या होता है, NR के बराबर। अब नई टोटल पावर निकालनी है, सारे n बल्ब में कितनी होगी, और सारे बल्ब n बल्ब को हमने सेम पावर सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा है, तो अब नई पावर P डैश कितनी होगी, वोल्टेज वही रहेगा R इक्वलेंट, ये हो गया। तो टोटल पावर सारे बल्ब को सीरीज में जोड़ने के बाद ये होगी, और इसमें वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह पी लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया, पी अपॉन है। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन टाइम हुआ है, और पावर जो होती है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, तो पावर पहले की पावर का 1/n टाइम्स हो जाएगी, तो 1/n टाइम्स अपना फर्स्ट आंसर हो गया, ये अपना सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, तो 5-5 ओम के हैं, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का, ये 5 ओम का, और यह है 10 ओम का है। अब हमें बताना है, ये 4 सर्किट क्वेश्चन में दे रखे हैं, इनमें से कौन से सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम के बराबर है, ये हमें कैलकुलेट करना है। 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में है, तो हम एक तरीका तो यह है कि चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, अपन को देखने से पता लग जाएगा। अब इसमें तो देखो ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में ना, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी छोटा आता है, इसमें एक रेजिस्टेंस 5 है, तो आंसर 5 से कम आएगा, जबकि मुझे 6 चाहिए, तो यह आंसर तो गलत हो ही गया, यह आंसर तो अपना गलत हो गया। क्लियर, फर्स्ट आंसर। अब सेकंड आंसर पर आते हैं, अपन सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखें अब सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, R2 और R3 सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R2 5 है और R3 भी 5 है, तो 10 हो गया। अब ये 10 5 और ये 5 पैरेलल में ना, तो इक्विवेलेंट 5 से वापस इसमें भी कम ही आएगा,
5 से कम ही आएगा इक्वलेंट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड भी अपना गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड ऑप्शन मैंने बता दिया था। अब हम थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड ऑप्शन में इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखो R3 हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो अब क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन में इक्विवेलेंट। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो ये तीन रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में R1, R2 और R4, और ये R3 इसके साथ पैरेलल में है। तो जो पैरेलल में है वो हमारा कितना है, ये 5 ओम है, तो इनका इक्विवेलेंट भी 5 से ज्यादा नहीं आ सकता, तो ये भी आंसर गलत है। तो बिना कैलकुलेशन के तीन आंसर तो हमारे गलत हो गए। अब ये वाला ऑप्शन बचा, मतलब R1, R2 ये तीन रेजिस्टेंस है ना, इनमें से कोई भी अकेला पैरेलल में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर अकेला पैरेलल में आएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो पहले तीन ऑप्शन इसी कारण से अपने रॉन्ग हो गए। अब ये फोर्थ ऑप्शन की अपन बात करें, R1, R2 5 ओम के, ये 10 ओम हो गया ऊपर का, ठीक है, और नीचे ये 5 है और ये 10 है, तो 15 ओम हो गया। अब 10 और 50 हमारे पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई सम 25। तो ये 5 3 टाइम्स, ये 5 बाई, तो 6 आ गया आंसर। तो ये अपना आंसर करेक्ट आंसर है फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां हमारे पास बेसिकली रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में कहूंगा, रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट हमारे आईआईटी मेंस के सिलेबस में से डिलीटेड पोर्शन में से है, तो ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, बट आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका कंसेप्ट देखो। मैं अगले पेज पर आ जाता हूँ, एक एडिशनल पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये आइसोटोप है P, है ना, और P का डीके होता है Q में, और Q अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो इसका फर्दर डीके होता है और R बनता है। R हमारे पास स्टेबल एलिमेंट है, इसका डीके नहीं होता। मान लेते हैं T बराबर 0 पर हमारे इसके एन नॉट नंबर ऑफ एटम थे, इसके भी 0 थे, इसके भी 0 थे। ठीक है, अब क्या होगा, पी क्यू में डीके हो रहा है, तो पी के नंबर ऑफ एटम तो कंटिन्यूसली टाइम के साथ डिक्रीज होंगे। तो अगर पी का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ तो कैसा बनेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये आर जो है, क्योंकि जितने भी एटम डिले डीके होते हैं ना, वो आर में कन्वर्ट होते हैं, तो आर के नंबर ऑफ एटम शुरू में है तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगे। तो अगर आर का ग्राफ बनाया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ। आर के लिए कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, आर का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज। और क्यू में क्या होगा, शुरू में 0 है, तो शुरू की क्यू में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे और फिर घटेंगे, तो इसका ग्राफ फर्स्ट इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग कुछ इस तरह का होगा। टाइम और क्यू में ग्राफ कुछ इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग कुछ इस तरह का ग्राफ होगा क्यू और टाइम के बीच। तो अब इन तीनों ग्राफ को मिक्स करके हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले में क्या होगा, पी के नंबर ऑफ एटम तो कंटिन्यूसली डिक्रीज, आर के कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, राइट। अब चेक करते हैं अपन तीनों में, देखो इसमें क्यू और आर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। और ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, पी डिक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है और क्यू फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो सेकंड आंसर करेक्ट है। थर्ड में, इस फोर्थ में क्यू और आर वापस बढ़ रहे हैं, तो ये भी गलत है, ये वापस से गलत हो गया। और इसमें इसमें देखो क्यू कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है, तो ये गलत है, तो अपना आंसर सेकंड सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ दे रखा है। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी, एक तरह से ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट में इसको पोजीशन का ग्राफ मानो, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस फॉर्मूले से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे पहला ऑप्शन चेक करना है, ए ऑप्शन 0 से 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो पहला ऑप्शन को चेक कर रहा हूं मैं सबसे पहले, ए ऑप्शन को।
नीचे तो टाइम इंटरवल आ गया 0 से 3 का मतलब 3 माइनस 0। अब देखो t बराबर 0 पर पोजीशन 0 थी, है ना, फाइनल पोजीशन 0 है, सॉरी इनिशियल पोजीशन 0 है, हमारे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन 0 है। ये इनिशियल पोजीशन को 0 लिख देंगे हम। इनिशियल पोजीशन को मैंने 0 लिख दिया, है ना, और फाइनल पोजीशन 3 सेकंड के बाद पोजीशन यहां पर है 5 दे रखी है, तो 5 लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा 5/3 फर्स्ट ऑप्शन का, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में 10 आंसर दे रखा है, तो ये गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब ऐसे सेकंड ऑप्शन को चेक करें, एवरेज वेलोसिटी 3 से 5 सेकंड। अब देखो 3 सेकंड यहां पर है और 5 सेकंड यहां पर है, दोनों पर पोजीशन सेम है, तो पार्टिकल चल ही नहीं रहा है, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, और यह आंसर दे रखा है, तो सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस ग्राफ के स्लोप के बराबर होगी। अब स्लोप निकालना है 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर स्लोप निकालने के लिए हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लें यहां से यहां तक, तो वही अपना आंसर होगा। तो सी ऑप्शन को मैं यहां लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप के बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से यहां तक ये हाइट -5 से +10, तो हाइट में चेंज 10 हुआ ना, तो परपेंडिकुलर तो 10 है, और बेस तो टाइम इंटरवल होगा 1 से लेकर 3 सेकंड तक का 2, तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 आ गई, और 5 ही दे रखी है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अब डी ऑप्शन पर आते हैं, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड। देखो 5 से 7 सेकेंड यहां आएगा, अब इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 5 से 7 सेकेंड में, तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूं अब यहां पर, 5 से 7 सेकेंड मैं डी ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूं अब। ठीक है, 5 से 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो नीचे तो टाइम इंटरवल आएगा ना 7 - 5। अब देखो 7 सेकंड पर फाइनल पोजीशन 0 है, तो यहां 0 लिखूंगा, और 5 सेकंड पर पोजीशन है 5, तो ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ये आई। अब इसी हमें ये एक और इसमें आगे बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6.5, तो 6.5 तो यहां होगा इस लाइन पर, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लें, वही अपना आंसर। चलो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, नेगेटिव स्लोप है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां नेगेटिव आएगी, और स्लोप वही परपेंडिकुलर, हाइट कितनी हो गई 10, नेगेटिव में लिखूंगा, और बेस कितना हो गया 6 से 7 सेकंड वाली लाइन का निकाल रहा हूं, तो 1 डिफरेंस है -10। अब ये -10 है और ये -10 नहीं है, एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन अपना गलत है, डी ऑप्शन गलत है। अब देखो ई ऑप्शन बचा, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 9 सेकेंड। अब 9 सेकंड पर पोजीशन 0 है, 0 पर भी 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 आएगी ना, तो ई ऑप्शन में एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही है, और क्वेश्चन में भी 0 दे रखा है, तो ये करेक्ट है। तो हमारे आंसर कौन कौन से करेक्ट हुए, बी, सी एंड ई। तो बी, सी एंड ई कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक मेटल की शीट को हम गर्म कर रहे हैं, तो उसमें एक्सपांशन होगा, और एरिया में कितना चेंज होगा ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। एरिया में चेंज निकालना है। अब एरिया में चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया में चेंज क्या होता है, ओरिजिनल एरिया इनटू एरिया एक्सपांशन। एरिया एक्सपांशन लीनियर एक्सपांशन का डबल होता है, मुझे लीनियर एक्सपांशन दे रखा है इनटू डी थीटा। अब क्वेश्चन में जो एरिया है वो तो लेंथ दे रखा है हमें, लेंथ और विड्थ दे रखी है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया आ जाएगा। लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखी है, विड्थ 4 सेंटीमीटर दे रखी है।
सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, एरिया यहाँ से आ गया, अल्फा मुझे सीधा दे ही रखा है, तो अल्फा तो प्रॉपर यूनिट में, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अब चेंज इन टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? हमें ये कहा है कि शीट की इतनी हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट बराबर एम एच डी थीटा होता है। इस फॉर्मूले से हम हीट डेल्टा थीटा निकालेंगे। तो देखो हीट हमें दे रखी है 8.1 10 जूल, और मास हमें दे रखा है शीट का 0.1 केजी, और स्पेसिफिक हीट दे रखी है 900। सब एम के सिस्टम में, कोई कन्वर्जन की जरूरत है ही नहीं, इनटू डी थीटा। यहां से डी थीटा आ जाएगा, डी थीटा को यहां रखकर सॉल्व कर लेंगे, चेंज इन एरिया का हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। और आंसर आ रहा है जैसा फर्स्ट, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक स्पीयर या व्हील रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये स्पीयर प्योर रोलिंग कर रहा है। और अब हम जानते हैं इसमें प्योर रोलिंग में क्या कंसेप्ट होते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर इधर वी नॉट हो, ठीक है ना, ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है ना, वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा नॉट इंटू आर, राइट। तो अब इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 2v0 होगी ना, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v0 होगी। और मुझे अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इसके रिम के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 8 दे रखी है, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। और मुझे इस रिम पर ये वाला जो पॉइंट है ना सेंटर ऑफ मास के लेवल में, इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। और इस पॉइंट को अगर मैं ए कहूं तो इसकी वेलोसिटी तो हम जानते ही है ना, v0 इंटू √2 होती है, v0 इंटू √2, और v0 यहां से 4 आ गया, तो अपना आंसर क्या हो गया? 4√2। ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का 4√2 फर्स्ट ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना सेमीकंडक्टर से है। और जैसे अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं इम्प्योरिटी को डालकर, और सेमीकंडक्टर की वैलेंसी 4 होती है, उसमें इम्प्योरिटी या तो ट्राइवेलेंट डालते हैं या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालने पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो उस पर बेस क्वेश्चन है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है हमारा पहली चीज, ठीक है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो होल्स आर माइनॉरिटी, ये सही है ना स्टेटमेंट? तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, होल्स माइनॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। डोपेंट इज पेंटावेलेंट, ये भी सही है, इंप्योरिटी पेंटावेलेंट डाली जाती है इसमें, फास्फोरस की इंप्योरिटी डाली जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा सेमी ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं पी और एन टाइप के, इसमें इक्वेशन क्या होती है मास कंजर्वेशन से, होल और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इसके बराबर, एनआई का मतलब है जो प्योर सेमीकंडक्टर थे ना तब कंसंट्रेशन, और होल और इलेक्ट्रॉन की ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होती है, चाहे पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसने कहा है कि इसके बराबर नहीं होता तो ये फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो गया। और फोर्थ में का है ग्रेटर होता है, ये भी गलत हो गया, इक्वल होता है ना ये तो थर्ड और फोर्थ तो इस एक ही इंफॉर्मेशन से हमारे सही हो गए। अब हम आते हैं ई ऑप्शन पर, होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर्स। देखो यहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, इंप्योरिटी का एक एटम डोनर डालेंगे हम, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, होल जनरेट नहीं होगा। तो डोनर डालने से इसमें होल नहीं बढ़ते हैं। होल क्यों बढ़ते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से होल जनरेट होते हैं, लेकिन होल डोनर के डालने से नहीं होते। इसलिए यहाँ जो ई ऑप्शन है, होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर, ये स्टेटमेंट सही है। जो होल होते हैं वो डोनर के डालने से नहीं जनरेट होते, इसमें डोनर के डालने से होल जनरेट होते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में, नॉट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हुए? ए, बी और ई। तो ए, बी और ई फर्स्ट में है, तो फर्स्ट अपना आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मुझे इस क्वेश्चन में वेवलेंथ निकालनी है और वेवलेंथ का फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी होता है। वेलोसिटी मुझे 300 दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये वेव की इक्वेशन दे रखी है। वेव की इक्वेशन में हम जानते हैं टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा के बराबर होता है। तो टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा के बराबर, इस पर एक पिछले वाले शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन था, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन दे रखी थी, उसमें फ्रीक्वेंसी ऐसे ही निकाली थी। तो 628 ओमेगा के बराबर है ना, तो ये लिख दिया। अब इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा देखो, ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसका डबल 6.28 होता है। तो 2 पाई से ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 आ गई। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 यहां रखूंगा तो लैम्डा 3 आ गया ना, तो ये अपना आंसर 3, फोर्थ आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट डायमेंशन में रेशियो निकालना है। अब देखो इनकी डायमेंशन को रेशियो निकालने के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है, करंट इनटू एरिया होता है। अब इससे हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो क्या होगा, करंट को लिख सकता हूं ना चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और एरिया को एल स्क्वायर लिखूंगा। अब यहां से क्या आ गया, ये टी अपॉन एल बच गया बस, और टी अपॉन एल तो डायमेंशन वाइज लिखूंगा तो टी एल की पावर -1, ये अपना एक्सप्रेशन बचा है। अब देखो यहां पर मुझे किसका वैल्यू निकालना है, पी और क्यू, और आंसर में पी किसकी डायमेंशन, एम की दे रखी है, एम तो इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो पी की वैल्यू 0 आ गई ना। और Q कहां पर है, L की पावर, L की पावर अपनी -1 आई तो Q की वैल्यू -1, ये अपना आंसर। तो 0 -1 थर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से 3r डिस्टेंस पर है, तो अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस होगी h+r, 4r के बराबर, ठीक है। वहां से हम उसको फेंकना चाहते हैं, तो मिनिमम किस स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि वो एस्केप हो जाए, तो एस्केप वेलोसिटी निकालनी है हमें। इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, एस्केप वेलोसिटी। अब देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, एस्केप वेलोसिटी अलग अलग लोकेशन है, अर्थ की सरफेस पे निकालते हैं तो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर लिख देते हैं, लेकिन अर्थ की सरफेस से अवे निकालना है तो स्मॉल आर की वैल्यू 4r रखेंगे हम ये। तो अब एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट, ये अपना आंसर। तो नीचे 2 बचेगा, और नीचे 2 कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखो इस ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा। इस क्वेश्चन में वर्क निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मुझे क्या क्या चीज दे रखी है, मास थीटा दे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो पहले आंसर निकालने के लिए मुझे फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाइड फोर्स का वर्क निकालना है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का आंसर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, थीटा गिवन है, अगर फोर्स आ जाए
तो वर्क डन हम इसमें, तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं और फोर्स न्यूटन लॉ से आएगा फोर्स बैलेंस करने से। क्वेश्चन में कहा है ना कितना फोर्स लगा रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें फोर्स बैलेंस करना होगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो यह है, इस पर ये 4 फोर्स लग रहे हैं। अब इस पर न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए एफ के कंपोनेंट कर लें, तो एफ का जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा तो वो तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, और फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एन लिख ही सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और दूसरी वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करूंगा तो एन और एफ का कंपोनेंट एफ साइन थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां से n की वैल्यू निकालकर इसमें रखेंगे, तो n एलिमिनेट हो गया, और इसके बाद आप देखोगे इस पूरी इक्वेशन में एक सिंगल अननोन फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी और उस फोर्स की वैल्यू को यहां रखकर कैलकुलेशन कर लेना, वर्क डन का आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें g की वैल्यू हमें नहीं दे रखी कितनी होगी, तो g की वैल्यू क्या लिखेंगे, 9.8 लिखना। 9.8 लिखने से अपना आंसर 245 एग्जैक्ट आ रहा है। अगर आप g की वैल्यू 10 रखकर सॉल्व करोगे तो 250 आएगा, और 250 भी नियर बाई कहीं नहीं है, तो ये अपना आंसर टिक हो ही जाएगा। 9.8 रखो या g 10 रखो, 9.8 से एग्जैक्ट 245 आ रहा है, g की वैल्यू 10 रखने से 250 आ रहा है, तो ये अपना आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो हमारे पास ये दो वेसल हैं अलग अलग, शुरू में अभी ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। पहले वेसल का वॉल्यूम सेकंड से डबल है, पहले में जो गैस भरी हुई इसका प्रेशर 8, टेम्परेचर T1 है। दूसरे वेसल में जो गैस है उसका प्रेशर और टेम्परेचर ये दे रखा है ना। दोनों वेसल में गैस भरी हुई है, इस तरह से क्लोज है। अब हम इन दोनों वेसल्स को एक ट्यूब से जोड़ देते हैं, यहाँ से ट्यूब से जोड़ देंगे, तो ट्यूब से जोड़ने पर गैस इधर से उधर फ्लो होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तब तक फ्लो होगी जब तक दोनों तरफ फाइनल में स्टेडी स्टेट में दोनों तरफ का प्रेशर भी सेम आ जाएगा और टेम्परेचर भी सेम आ जाएगा। और सेम टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दे रखा है, सेम प्रेशर बताना है दोनों तरफ कितना होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मोल कंजर्वेशन से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इनिशियल में नंबर ऑफ मोल और फाइनल में नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास मोल कंजर्वेशन की इक्वेशन है। और आइडियल गैस इक्वेशन से मोल का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी अपॉन आरटी। जब हम ये वैल्यू रखेंगे दोनों तरफ से आर कट जाएगा ना, तो आप वैल्यू रखते हैं मैं, और यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, प्रेशर जिस यूनिट में दे रखा है उसी में हमें निकालना है, तो कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। चलो इससे सॉल्व करते हैं हम। P8, अच्छा इनिशियल में जो नंबर ऑफ वॉल्यूम है ना वो V1 टू V2 के बराबर है, तो मैं 2V2 लिख देता हूं इसको। देखो P1 प्रेशर 8 है, V1 वॉल्यूम 2V2 के बराबर है और T1 1000 है। फाइनल सेकंड प्रेशर 7 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर 500। इक्विलिब्रियम में फाइनल प्रेशर P और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2, तो 3V2 हो जाएगा, और फाइनल का टेम्परेचर 600। अब यहाँ से V2 सब जगह से कैंसिल आउट हो रहा है और एक सिंगल वेरिएबल है फाइनल प्रेशर, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेकेंड आंसर इसका आ रहा है 6 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीजर क्वेश्चन आ गए हम। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से है, 2 स्लिट्स आर लोकेटेड, है ना। इस
देखिए बेसिकली हमें क्या दे रखा है, वाईडीएससी में एक फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ ये होती है, और जितने रीजन में 20 फ्रिंजेस वाईडीएससी में मिलती है, उतने ही रीजन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो 20 फ्रिंजेस इतनी जगह रोकती है वाईडीएससी में, और जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है डिफ्रैक्शन में, उसकी विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी। अब ये दोनों डिस्टेंसेज हमें क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है, तो इनको इक्वल रखते हैं। अब देखो जब दोनों को इक्वल करूंगा तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहां से 20 अपॉन स्मॉल डी, और यहां से हमारा बचा 2 अपॉन बी। मुझे इस क्वेश्चन में बी निकालना है, ये बी की वैल्यू निकालनी है, राइट। और स्मॉल डी दे रखा है मुझे, स्मॉल डी यह है 1.5 mm, स्मॉल डी 1.5 mm है। तो आप रखकर सॉल्व करें, तो यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी b की वैल्यू, ये 10 टाइम्स कैंसिल हुआ तो d अपॉन 10 आ गया। अब d की वैल्यू मुझे 1.5 दे रखी है, तो b 0.15 आएगा ना, तो b की वैल्यू कितनी आई 0.15 mm, और मुझे आंसर निकालना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से और डिवाइड करूंगा, तो 10 से और डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आएगा। तो यहां पर 10 की पावर -3 अगर बाहर लूं तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -3। तो अपना आंसर है इस क्वेश्चन का 15 ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारा एक क्वेश्चन है, हमारे पास एल आर सर्किट है, एल और आर सर्किट है ना, सीरीज सर्किट है। इंडक्टेंस ये दे रखा है, रेजिस्टेंस ये दे रखा है, ये वोल्टेज है। एसी सप्लाई का वोल्टेज कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। फ्रीक्वेंसी दे रखी है और मैक्सिमम करंट निकालना है। तो अब मैक्सिमम करंट को निकालने के लिए मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, वी नॉट अपॉन जेड, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। और वी नॉट तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ना, तो वी नॉट तो हमने ऐसे निकाल लिया, क्या फॉर्मूला है वी आर एम एस इंटू √2, तो इससे हमारे पास आ गया 100√2 इंटू पाई, ये हमारे पास वी नॉट आ गया। अब जेड आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ये जेड का फॉर्मूला होता है, आर हमें दे रखा है, एक्सेल आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सेल का फॉर्मूला होता है क्या है, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब यहां से फ्रीक्वेंसी 50 है, एल की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया 100 पाई आ गया ये, एक्सेल की वैल्यू 100 पाई। अब एक्सेल और आर दोनों बराबर है 100 पाई, तो जेड क्या आएगा हमारे पास 100 पाई √2, ये आ गया जेड। अब जेड की वैल्यू ये आ रही है और यही वी नॉट है, तो दोनों का रेशियो 1 आ गया ना, तो करंट का आंसर 1 एम्पियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये 1 एम्पियर इसका आंसर। क्लियर, आसान क्वेश्चन। अब देखो पार्टिकल इस, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, और जब सर्कल में घूमेगा तो जहां से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पर वापस मिनिमम कितने टाइम के बाद आएगा, तो एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद आएगा ना। मतलब हमें टाइम पीरियड निकालना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या निकालना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, बस अब इसमें वैल्यू रखकर हम आंसर निकाल लेंगे। अब देखो मास हमें कितना दे रखा है 16 माइक्रोग्राम। अब माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 की पावर -6 10 की पावर -3 केजी,
मास की जगह तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज है 1.6, अच्छा एक और चीज इस क्वेश्चन के लिए बता दूं पहले फाइनल आंसर पर, एनटीए ने इसका आंसर 10 दिया है, बट हमारे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 1/100। तो 1/100 इंटीजर है, 1/100 लिखने का ऑप्शन नहीं होता है, तो 1/100 की नियर बाई जो इंटीजर होगा 0 होगा। या तो एनटीए आंसर अपना 10 है वो दे रखा है, तो एनटीए के अकॉर्डिंग इसका आंसर 0 आना चाहिए, आंसर इसका इंटीजर फॉर्म में 0 जाना चाहिए। अब इसमें कई सारे मिस्टेक के चांसेज है, 16 माइक्रोग्राम की जगह माइक्रो केजी होता तो ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, बट मैं एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक्चुअल कैलकुलेशन सॉल्व करने पर आंसर इसका 1/100 सेकेंड आएगा, या फिर ये मिली सेकेंड में आंसर पूछता तो भी 10 आंसर सही था। चलिए खैर जो भी है एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड मुझे बी दे ही रखा है टेस्ला वाले यूनिट में, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, चार्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। है ना, ये चार्ज की जगह लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। अब चार्ज आ गया, मास आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, बस इसमें रखकर सोल्व कर लेना। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, तो इसको सोल्व करने से आपका आंसर आएगा 1/100 सेकेंड। तो ये अपना आंसर आ रहा है। तो एनटी का आंसर अभी 10 दिया है, लेकिन 1/100 आंसर है, इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 है, तो 0 आंसर दे सकता है, या इसको एनटीओ को फिर बोनस करना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन अपना 48 इसका सॉल्यूशन। अब देखो एक बॉडी रोटेट कर रही है और किसी भी रीजन से इंटरनल मैकेनिज्म के कारण उसकी साइज डिक्रीज हो रही है, उसमें से मास रिलीज हो रहा है, तो मास ऑटोमेटिकली इंटरनल फोर्सेस के कारण रिलीज हो रहा है, तो मैं बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब बॉडी अपनी एक्सेस पर रोटेट कर रही है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू ओमेगा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आई इंटू ओमेगा, राइट। अब बॉडी का नाम क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr² इंटू ओमेगा, राइट। अब मास की जगह, भाई मास तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो मास कांस्टेंट नहीं है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो हम उस पर आते हैं। ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल, एक मिनट, ये तो मास की जगह अपन ने लिखा, रेडियस का स्क्वायर अभी लिखना बाकी है, r² और आएगा, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अब इसमें वेरिएबल क्या है, एक तो r है और एक ओमेगा है। r की पावर कितनी, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो r की पावर 5 है ना, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम मेरा किसके प्रोपोर्शनल है, r की पावर 5 इंटू ओमेगा, राइट। अब यहां एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, तो ओमेगा में किसके प्रोपोर्शनल कह सकता हूं, 1/r की पावर 5। अब रेडियस हमने आधी कर दी, हमें आंसर तब निकालना है जब रेडियस हाफ होगी, तो रेडियस हाफ मतलब ओमेगा 2 की पावर 5 टाइम्स हो गया, तो नया ओमेगा हमारा कितना होगा, 2 की पावर 5 टाइम्स हो जाएगा। और 2 की पावर 5 का टाइम का मतलब 32 टाइम्स होता है ना, तो आंसर 32 टाइम्स आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 32, तो x 32 अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, ऑप्टिकल मीडियम। देखिए हमें यहाँ दे रखा है ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, तो ये म्यू आर दे रखा है। म्यू आर की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 10/पाई, राइट। एंड ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एप्सिलॉन आर दे रखा है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें दे रखी है यह किसी मीडियम के लिए, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये दे रखी है, और निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन वैक्यूम। हम जानते हैं वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी ग्रेटर होती है किसी भी मीडियम के कंपैरिजन में, तो लाइट की वेलोसिटी जो मीडियम में होती है, सॉरी वैक्यूम में और मीडियम में कम होती है, इनका रेशियो हमें निकालना है। C/V का रेशियो पूछा है। अब C/V को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है। और इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर।
तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों दे रखे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लो, वो हमारा आंसर। तो वह आंसर हमारा अप्रोक्सीमेटली 6 आ रहा है। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेशन। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।